वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 21 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जितने भी पीटी फैक्ट है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे ताकि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के साथ-साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फील करते हैं आप लोग, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट को भी कवर किया जा सके और चीज़ों को समझा जा सके। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझावों के साथ साथ जो भी प्रश्न पीटी के पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसके अतिरिक्त आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे एक कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर आप दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ों को कवर कर सकते हैं, वहाँ सेंड कर सकते हैं अपने पीडीएफ को, ताकि वहाँ की हमारी टीम वहाँ आप लोग को ऑब्जर्व कर सकेगी, देख सकेगी और उस पर संबंधित सुझाव देगी। क्या आप लोग को ठीक करना है, किस प्रकार से चीज़ों को आगे लेकर चलना है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग को 10:30 PM डेली रात में आप लोगों को सेलेक्टिव इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कवर कराया जाता है, क्विज चलाया जाता है, टेलीग्राम क्विज, ताकि उससे आप लोग को लाभ मिल सके एग्जाम में। बहुत से लोग उस पर अपना प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो आप लोग भी इसमें शामिल हो जाइए ताकि आप लोग भी उसका लाभ ले सके। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले दैनिक जागरण जो आज का पेपर है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले न्यूज़ में आप लोगों को याद रखना, ये 5 सदस्यीय नई संविधान पीठ गठित होगी बहुविवाह और निकाह हलाला सुनवाई से संबंधित। तो इस पर मैंने पहले भी न्यूज़ एनालिसिस किया हूँ, नवंबर में भी न्यूज़ एनालिसिस हुआ है, अक्टूबर में भी हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर युक्तिया इसके यूट्यूब पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस 2022 वाले टॉपिक में जाइएगा, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से कवर करें। इससे 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 जो बेसिक स्ट्रक्चर है बहुविवाह और निकाह हलाला के संदर्भ में, विवाद क्या है, लोगों की राय क्या है और संवैधानिकता के स्तर पर इसकी क्या वस्तुनिष्ठ स्थिति है, उस पर मैंने चर्चा किया हूँ। तो आप उसे देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। यह संवैधानिक पीठ गठन किया गया है क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2 न्यायाधीश जो थे, आपको क्या हुए, सेवानिवृत्त हो गए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो पुनः इसकी नियुक्ति की जाएगी, जस्ट नए बेंच की नियुक्ति की जाएगी ताकि इसकी सुनवाई की जाए। उसी के संदर्भ में याद रखना है कि आपको है जस्टिस जो वर्तमान न्यायाधीश जो चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए इसकी नियुक्ति की बात की है। 30 अगस्त को जो गठित की गई थी कमेटी पहले जो, उसके संदर्भ में 5 जजों की पीठ पुनः गठित की जाएगी। बस इतना याद रखना है, पुनः गठित होगी और जब तक इस पर कुछ फैसला नहीं आ जाता है, इस पर अतिरिक्त टिप्पणी करने से बचा जाना चाहिए हमें, आपको सभी को। क्योंकि न्यायालय में जो भी मामले विचाराधीन होते हैं उस पर अंतिम प्रतिक्रिया आपको देने का हक भी नहीं है और संवैधानिक दायित्व भी आपको यह नहीं देता है कि आप इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फाइनली आप अपने स्टेज पर पहुंच सके। जब जो डिसीजन आएगा उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्या फैसले सही हैं, क्या गलत है, इससे संबंधित क्या संवैधानिक और अन्य स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, साथ ही साथ मानवीय मानवीय अधिकार क्या है, सभी पर हम लोग बात करेंगे उस दिन। तो आप लोग वेट कीजिएगा तब तक के लिए। इसके लिए गैर कानूनी, असंवैधानिक, गैर निकाह जो असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई थी, किनके द्वारा, बस याद रखना, ये उपाध्यक्ष जो उपा यहाँ पर नाम उनका दिया हुआ है, मैं भी, अश्वनी उपाध्याय, याद रखिएगा, अश्वनी उपाध्याय के द्वारा यह प्रश्न किया गया है जनहित याचिका के संदर्भ में। तो इस पर सुनवाई होगी, तो संवैधानिक पीठ। तो कुछ कुछ प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, लगातार मैं इसे प्रश्न पूछता हूँ। चलिए, पहला सबसे संवैधानिक जो गठन होता है वो क्या होता है, संवैधानिक पीठ क्या होता है, पहले तो ये प्रश्न बताइएगा। दूसरा, सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ का गठन कौन सा हुआ है, वर्ष 2022 में सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ का गठन कौन सा है, वर्ष 2022 का, याद रखिएगा 2022 का मैं पूछ रहा हूँ, ये आप लोग इसे सर्च कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, वैश्विक अस्थिरता और चुनौतियों के बीच भारत चमकता सितारा है। यह विश्व आर्थिक मंच जो है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसके जो संस्थापक हैं उनके द्वारा ये बात बोली जा रही है। तो चीज़ें मैं आप लोग कुछ दिनों से ही बता रहा था ना कि सुधार के दौर चल रहे हैं भारत में।
आने वाले समय में इसके जो अन्य मंचों पर जो हमेशा भारत को एक विकासशील राष्ट्र के संदर्भ में उन श्रेणियों में रखा जाता था जहां पर हमें क्या करना है, हमें इसकी जरूरतों को पूरा करना है। पर अब भारत क्या है, मंचों में प्रस्तुतिकरण के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब है भारत एक जिम्मेवार राष्ट्र के तौर पर वैश्विक नेतृत्व के लिए उभर रहा है। तो ये जब जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है तो अन्य मंचों पर भी भारत की तारीफ की जाएगी और भारत के जो भी कार्य है उसको है ना मोटिवेट किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि अन्य जो विकासशील देश भी हैं इस प्रकार से जवाबदेहिता के साथ चीज़ों को कवर कर सके। और एक जो बेहतर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चले हैं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, वो कहीं ना कहीं इसके सभी आयामों को पूर्ति करने में सभी राष्ट्र जो है सहयोग कर सके। इसी में देखिए क्लास जो सवाक है, सवाक जो डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो चेयरपर्सन है, जो संस्थापक भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा इनको संस्थापक भी माना जाता है, इनके द्वारा ये बातें की गई है। तो कुछ चीज़ें यहाँ से आप लोग को पहले कवर करना, उसके बाद इसके कुछ फैक्ट को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले देखिए न्यूज आज का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करेंगे। ये तो छूट ही जा रहा था अभी मुझसे, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस प्रश्न सीरीज याद रखना है आप लोगों को। आज के सीरीज में कौन कौन से प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रैंकिंग जारी करता है। यह यूपीएससी के 2017 में प्रश्न आ चुका है। 2019 में इस टॉपिक से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उससे रिलेटेड टॉपिक 2019 में आया है, 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2020 में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो लगातार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमेशा चर्चा में रहता है। तो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस के लिए भी फेवरेट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे कवर कीजिएगा। तो कौन सा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला विश्व आर्थिक मंच है, दूसरा है मानव राष्ट्रीय विकास मंच परिषद है, मानवाधिकार परिषद है, यूएन वुमेन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो आप लोग को पीटी प्रश्न देते आंसर देने के साथ साथ क्या करना है, विश्व आर्थिक मंच के बारे में तो अभी कवर कर दूंगा, पर याद रखना है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ है, इसके संस्थापक कौन कौन है, संस्थापक देश कौन कौन से हैं, और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, और वर्तमान में इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, आपको ये पता करना है। वर्ल्ड यूएन यूनाइटेड नेशन वुमेन जो बात की जाती है उसकी स्थापना कब हुई है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उस संस्था का जो यूएन का एक सहकारी संस्था के रूप में जाना जाता है। इनको किन किन संस्थाओं के साथ मिलाकर इसका गठन किया गया, किस संस्थाओं को मर्ज किया गया था तब इनका गठन हुआ था, ये आप लोग को बताना है। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन और बताना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और साथ ही साथ यह भी बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया घटनाक्रम में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ। तो आप लोग उस निर्णय के बारे में बताइएगा, ताकि जो भी चीज़ें आप लोग को पूछी गई है पहले बताई गई है उसको रिकॉल कर सके, और सारी चीज़ों को है ना आप लोग उसके लिए बेहतर धरातल तैयार कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यूएनडीपी सहयोग से ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा विकसित बहुयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से क्या कवर करता है। ये देखिए 2012 के यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न है ना हमेशा इस सूचकांक से, समावेशी सूचकांक से रहा है, और ये लगातार आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके डायग्राम अलग अलग चेंज हो सकते हैं, एस्पेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, पर प्रश्न जरूर होगा। तो जो स्टूडेंट सीरियस होकर चीज़ों को कवर कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहा है, उससे प्रश्न है ना बहुत ईजी बनेगा। अब नहीं प्रश्न देखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में बैठिएगा तो समस्याएं तो उत्पन्न होगी ही ना। इसलिए पहले प्रीवियस ईयर को बार बार मैं बोलता हूँ देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस रूप से वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो घरेलू स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं का अभाव के संदर्भ में रैंक कवर करता है विषय को। राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता को कवर करता है। यह सूची में जो बहुयामी गरीबी सूचकांक है किन किन विषयों को कवर करता है, इसके बारे में प्रश्न पूछना है। ऑप्शन 3 में दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की सीमा को यह कवर करता है। यह आपको याद रखना है किसके संदर्भ में पूछ रहा है, आपको बहुयामी गरीब सूचकांक के बारे में पूछ रहा है। इसमें से दिए गए तीनों विकल्प में कौन से मुद्दे आपको बहुयामी गरीबी सूचकांक के तहत शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं।
सही उत्तर चुनना है तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक। बी में ऑप्शन है 2 और 3, सी में ऑप्शन दिया गया 1 और 3, ऑप्शन डी में दिया गया 1 2 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा और सभी लोग देने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि बस चीज़ें मैं आप लोगों को देता जाऊं, आप लोग बस इसको अनसीरियस होकर चीज़ों को कवर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में, एक 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो गई थी बात कि मंच पर ये चीज़ें बताई गई, चमकता सितारा है भारत। तो उसी के संदर्भ में देखिए, भारत की तरफ से आयोजित कार्यक्रम जो जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा संबंधित फैसले, वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार, अर्थात भारत की वर्तमान सरकार को लीजिएगा। हालांकि व्यक्ति विशेष आपको जब विशेष तौर पर विश्व में गिने जाने चुने लगते तो उनके नाम पर ही सरकार का नाम भी हो जाता। तो इसको है ना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट, पीसीएस एस्पिरेंट है, तो सरकार लिखिएगा, भारत सरकार यहाँ कर दीजिएगा आप लोग, व्यक्ति विशेष से नहीं आना है, नहीं तो चीज़ें आप लोगों को है ना थोड़ा सा लगेगा कि मॉडरेट आप है। तो थोड़ा सा न्यूट्रल रहना यहाँ पर है, इन सब चीज़ों से बच के रहना है। और सरकार के योगदान की तारीफ की, तो किन किन विषयों पर, तो याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा संबंधित जो वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में जो कोविड के दौरान लिया गया इनिशिएटिव था भारत सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम लेकर आया था। और मैं लगातार आप लोगों को पीछे वीडियो में ही बताया था कि विश्व के अनेक मंचों पर भारत के कोविड जो निस्तारण प्रक्रिया थी उसकी तारीफ की गई है कि रियल टाइम पर लोगों को सेलेक्ट करना, जज करना, उसको टीका लगाना, ये आम बात नहीं है। जैसे भारत जैसे विकासशील देशों जहाँ 140 करोड़ जनसंख्या वहाँ पर है, 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या आपको वहाँ देखने को मिल रही है जहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग किस रूप से धरातलीय स्तर पर भारत की तस्वीर उभार कर लाते हैं। तो ये आपको चीज़ों को डेवलप करेगा। साथ ही साथ सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कितना बेहतर तरीके से काम करें। फेडरल बैंक, अमेरिका का फेडरल बैंक ने इस पर है ना अनुशंसा लिया है। सोच के देखिए, जो भारत का यूपीआई सिस्टम है ना, 1 स्लॉट से किसी से भी पेमेंट करो, है ना, वो सिस्टम वर्ल्ड में बिरले ही किसी देश के पास है, वो भारत के पास है। और सबसे पहले भारत ने इस कॉन्सेप्ट को, एक स्कैन कार्ड से किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बैंक से प्लेटफॉर्म पेमेंट कर सकते हो, किसी भी जनरेट करके आप रियल टाइम पर है ना, आपको रियल टाइम पर क्यूआर कोड जनरेट करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो फैसिलिटी है ना भारत, और ये मुफ्त भी देता है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ों को बहुत निःशुल्क पर रहता है, मुफ्त ना के बराबर रहता है। तो ये भी आपको ये सब काम देगा। साथ ही साथ महिला भागीदारी, आर्थिक विकास के संदर्भ में भी बात किया गया है। तो जो भी विषय यहाँ उठाए गए हैं ना इनके द्वारा, जो संस्थापक हैं स्वाग के द्वारा, तो उन पॉइंट को याद रखना, बिंदु को याद रखना, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में इसका आप लोग उपयोग करें। अब देखिए, भारत को है ना क्या बोला जा रहा है, ब्राइट स्पॉट बोला जा रहा है। पहले क्या बोला जाता था, इसे एशिया का द्वंद कहा जाता था, एशिया का अंधभाग बोला जाता था, कुछ विगत जो औपनिवेशिक सोच विचार वाले लोग थे उस समय। पर अब क्या कहा जा रहा है, एशिया का ब्राइट स्पॉट। आप देखते होंगे वैश्विक रूप से आर्थिक मंदी चल रही, जहाँ 2.4, 3.1 या उससे भी नीचे कभी कभी चला जा रहा है, पर वहाँ भारत हमेशा 6.5 और 7.1 के रेशियो से बढ़ रहा है ना। हालांकि इसके बीच आपको ऊपर नीचे हो रहे हैं आंकड़े, पर आपको अमूमन मान के चलिए 6 से ऊपर चल रहा है ना। तो विश्व में अधिक ग्रोथ रेट के साथ ये बढ़ रहा है। तो ये भी चीजें आपको समझने में चमकता सितारा क्यों है, इसके सभी आयाम आपको भारत की तरफ लेकर आता है। और साथ ही साथ देखिए, भारत ने जो G20 सम्मेलन में जो अध्यक्षता में घरेलू चिंताओं के साथ जो विभिन्न मंचों पर, देखिए पहली बार विश्व में ऐसा देखने को मिल रहा है, जो कोई देश किसी सम्मेलन को कर रहा है ना, तो डायरेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करके वो अपने क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे को न उभारते हुए उस मंच के साथ कलेक्टेड कर रहा है या जोड़ रहा है। जैसे मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रहा है ना, हर मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर, नवाचार के मुद्दे पर, उसके बाद स्वास्थ्य के मुद्दे पर, बहुत से मुद्दे पर हुआ है, सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार आपको जयपुर, इंदौर, बम्बई, दिल्ली सभी जगह हो रहे हैं। आपको याद होगा पटना में भी आपको होने वाला है। तो ये सब चीज जलवायु के संदर्भ में होगा। तो ये सब चीजें देखिए ध्यान रखना है कि
पहली बार ऐसा है ना, इस G20 सम्मेलन को भारत ने इस तरीके से भी भुनाया है जो इसके है ना सारे मुद्दे को वैश्विक नेतृत्व दिया जा सके। कि मान लीजिए इसमें सभी देश के लोग आएंगे, G20 के जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन कराया जाएगा उसमें सभी मीडियाओं का वहाँ योगदान होगा, सभी मीडिया आएगा तो जो भी समस्या होगा उसको व्यापक तरीके से सुलझाने का एक टेक्निक दे दिया गया। तो ये कहीं कहीं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है। पहले क्या होता था, मान लीजिए आपको वैश्विक तौर पर अगर मान लीजिए COP20 का सम्मेलन चल रहा है, चला ना, लास्ट में कहाँ चला आप लोग बताइएगा, मैंने क्लास भी लिया है ना। तो उस देश में क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ सेलेक्ट है, स्थल जहाँ सेलेक्ट है वहीं सम्मेलन हो गया, लोग वहीं आके जुटे और उसके बाद फिर अपने अपने देश चले गए। पर उस देश की इससे संबंधित क्या क्या समस्या उस पर कहीं अब उस देश संगठन के लोग जाके मिले ही नहीं, बात किए ही नहीं, उनकी समस्याओं को समझे ही नहीं। तो इस कहीं ना कहीं ये समस्या जानते हैं ये लॉन्ग टर्म तक बना हुआ रहता था। अब है क्या, अब ये जो फॉर्मेट लेकर आया है भारत G20 सम्मेलन में, अब सभी विश्व इसे अपनाएंगे आने वाले समय में, ताकि समस्याओं को है ना धरातल के स्तर पर समझा जा सके। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, इसी रूम में बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। वैसे ही मान लीजिए जलवायु परिवर्तन का बैठक दिल्ली में हो रहा है, केवल दिल्ली में बैठक हम कर ले और सभी देश यहाँ आए और सभी मुद्दे की चर्चा कर ले और उसके बाद फिर अपने अपने देश चले जाए, ऐसा कभी हो पाएगा सोल्यूशन? सोच के देखिएगा। जब तक हम जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा उसका दौरा नहीं करेंगे, उन एनवायरमेंट में उनको लेकर नहीं जाएंगे, चीज़ों को दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो कैसे वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। और सभी विश्व को ऐसे ही करना भी चाहिए कि समस्याओं का समाधान अगर मौलिक रूप से ढूंढना है तो उसके लिए उस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए जिस तरह भारत अपना रहा है। इसके लिए प्रशंसा उनसे की गई है। तो सोच के देखिए, कॉन्सेप्ट लगेगा आम, लगेगा कि लगेगा विपक्षी लोग क्या बोलेंगे कि खर्च कर रहा भारत सरकार का पैसा, पर इसके बहुआयामीय परिप्रेक्ष्य देखिए आप लोग कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ तक लेकर जाएगा। ये आने वाले जितने भी सम्मेलन अब विश्व में होंगे ना, इस कॉन्सेप्ट पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा या इससे भी उन्नत स्तर पर बढ़ने वाला है। इस चीज को समझिएगा। इन सब और वैश्विक मंचों का हम लोग इसी तरह धरातलीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट याद रखना है, 4 कैबिनेट मंत्री गए हैं। तो क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा, इस सम्मेलन में जो दावोस में सम्मेलन हो रहा है इकोनॉमिक फोरम का, उसमें 4 मंत्री गए हैं। तो वो कौन कौन से मंत्री हैं, मैंने उस दिन आपको अंडरलाइन भी करके दिया था, पेपर को बताया था। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन लोग गए हैं। चलिए, उसके बाद ये चीज याद रखिएगा, ये सब चीजें हो चुकी हैं, बहुत व्याख्यान कर दिया गया है, बस अब धरातल वे पर हम लोग आते हैं। सभी चीजें तो ठीक है। चलिए अब कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। यह एक स्विस गैर लाभकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में। अब मुझे क्वेश्चन आप यहाँ बताइएगा, मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को न्यूज एनालिसिस में बताया था, अधिकतर देशों का है, अधिकतर संगठनों का मुख्यालय जेनेवा में मिलता है। ये ऐसा क्यों कारण है, आप लोग मुझे बताइएगा। कुछ कारण मैंने बताया था, कितने लोगों को याद है मुझे आज कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताइएगा। कि बहुत से मुख्यालय का जो मुख्यालय जो है का जो से हेडक्वार्टर है, बहुत से संगठन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपको जेनेवा में। ऐसा क्यों है, कारण क्या है उसका बताइए। जेनेवा इतना सेलेक्टिव स्टेट क्यों, सेलेक्टिव एरिया क्यों है, लोग जो इतना पसंद क्यों करते हैं, संगठन क्यों पसंद करते हैं। अगर कोई विश्व अगर पहली बार संस्था बना रहा है, मान लीजिए 50 देश मिलकर संस्था बना, तो पहली प्राथमिकता जेनेवा ही देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों है, तो आप इसे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट याद रखना है, स्विस और स्विट्जरलैंड के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी सहयोग के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप से मान्यता प्राप्त है, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह आपको कार्य करती है। इसके संस्थापक अध्यक्ष जानते हैं, क्लाउस श्वाब या श्वाब, इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसका लक्ष्य देखिएगा, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य इसका है फोरम वैश्विक तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर औद्योगिक एजेंडा के आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रणी नेतृत्व का एक साझा मंच है। यहाँ पर लोग सभी इस मंच पर आते हैं, सभी देश के लोग आते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। उसके बाद एक आपको रिपोर्ट जारी होगा, उसके सभी देश हैं उसके अनुसरण में अपना कार्य और गतिविधि करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इतनी बड़ी संस्था हो चुकी है जहाँ पर किसी के विचार, नवाचार को बेहतर तरीके से समझा जाता है, सुना जाता है और उसको अमल में लाने का प्रयास किया जाता है। सोच के देखिएगा,
किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही शुरू किया गया था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्या कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है, और लगातार आपको इस रिपोर्ट से प्रश्न आपको पीटी में पूछे जाते हैं, और इस रिपोर्ट के मेंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ प्रश्न है जो मेंस में भी आपको मिल जाएगा, स्टेट टीसीएस यूपीएससी में कहीं भी मिल जाएगा, तो उसे देख लेना है रिपोर्ट। बस मैं यहाँ क्या किया हूँ, हालांकि इससे पहले कहीं कहीं मैंने ये सब रिपोर्ट की भी चर्चा किया है विशेष तौर पर यहाँ पर मैं यहाँ पर जो भी रिपोर्ट इस संस्था द्वारा जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, उसकी चर्चा और भारत की रैंक और प्रथम अंतिम स्थान जहां होगा जिस देश का, मैं बस चर्चा कर दूंगा ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए पीटी फैक्ट। और जहां मेंस की बात होगी तो जहां भी इससे संबंधित टॉपिक आएगा तो हम लोग वहां पर इसकी रिपोर्ट की विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक ना। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आएगा तो कभी मुद्दा आएगा तो उस पर हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पर चर्चा विशेष तौर पर करेंगे, उसके क्या आयाम है, उसके क्या बिंदु है। तो नहीं तो अभी क्या होगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो चीज़ों को बस समझना है और ये सब चीज़ें निरंतर चलता रहेगा, वेट एंड वॉच करना है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, इसमें भारत की रैंकिंग 2022 में 135 है, कुल 146 देशों में। प्रथम स्थान जो आइसलैंड का, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का, ध्यान रखना है। वर्ष 2021 में 140 था 156 देशों में। तो रैंकिंग याद रखना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपको वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जो है भारत का रैंक है वर्ष 2022 में 37वां है। प्रथम स्थान डेनमार्क है, 2021 में 43 था। तो 6 अंकों का लगभग सुधार हुआ, तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो ये सब चीजें कवर कर लेना है। उसके बाद तीसरा रिपोर्ट आता है इसका वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है यह भी आपको वर्ष 2022 में भारत का स्थान 103 था 165 देशों में। नॉर्वे पहला स्थान था, और वर्ष 2021 में आपको भारत का रैंक 105 था। तो 2 अंकों का सुधार इसमें भी भारत को देखने को मिला है मानव पूंजी सूचकांक में, तो ध्यान रखना है ये सब चीजों को। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रुझान ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपनीज रिपोर्ट, याद रखिएगा, यह पर्यटन के क्षेत्र में है, यात्रा के संदर्भ में, अर्थात किस देश में बेहतर यात्रा के माहौल है वहां पर। तो वर्ष 2021 में भारत का स्थान 21 में रिपोर्ट आया है, और अभी नहीं आया है, 22-23 का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, तो जब आएगा तो फिर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इसकी रिपोर्ट वर्ष 2021 के 52 इसका रैंक भारत का है, प्रथम स्थान जापान का है। वर्ष 2019 में लास्ट आया था, ध्यान रखिए, क्योंकि 19 और 20-21 जो है 20-21 कोविड का काल था तो रिपोर्ट नहीं आया था। तो इसमें 19 में जो भारत का रैंक था 46 था, तो इसे याद रखना है पर्यटन, ठीक ना। नेक्स्ट याद रखना है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जिसे कहा जाता है। यह एक प्रपत्र है, याद रखिए प्रपत्र है, अर्थात एक दस्तावेज इसे माना जाता है जिसके आधार पर लोग अपना ना देश की रणनीति तय करते हैं, तो इसे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक जोखिम जो रिपोर्ट है 2023 का 18वां संस्करण, देखिए जो दावोस में हो रहा है उससे पूर्व है ना सम्मेलन में, उससे पूर्व इसे जारी किया गया, जिसमें विश्व के अगले 2 वर्षों तक प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम घटनाओं के लिए तैयार करने के लिए मांग की गई है। अर्थात इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं अर्थात जलवायु परिवर्तन। मैंने आप लोग को क्या बोला था, कुछ दिन पहले ही न्यूज एनालिसिस किया था, लास्ट वीक या उससे पहले के वीक में, कि अभी विश्व की सबसे बड़ी समस्या वैश्विक प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसका चरम जो सीमा पहुंच चुका है, उस पर अभी हम लोग सजग होकर, सशक्त होकर या एक जवाबदेही तंत्र के रूप में काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में 2021 या 2200 तक मानिए भारत विश्व में है ना मानव अस्तित्व का ही प्रश्न खड़ा हो जाए, क्या यहाँ पृथ्वी पर मानव रहने लायक है या नहीं है, तो प्रकृति इसका डिसाइड कर देगी। तो जल्द ही जल्द हम इसे करने की जरूरत है, इस पर काम करने, इसलिए सुझाव रखा गया है कि हम प्राकृतिक जो आपदाएं हैं अगले 2 वर्ष तक इसको ना टारगेटेड रूप से इसे काम करें। अभी इस पर रैंक जारी नहीं हुआ, रैंक जब जारी किया जाएगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब दावोस 2023 में पूर्व जारी किया गया, शीर्षक इसका रखा गया, ध्यान रखिएगा, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड, याद रखिएगा, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड याद रखिएगा इसको, द कोऑपरेशन इन द ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ये सब चीजों को कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट याद रखना है दावोस विकास जो रिपोर्ट है के संदर्भ में आपको समावेशी विकास रिपोर्ट याद रखना है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यह भी रिपोर्ट देखिए 2019 का था, इसलिए अभी 2022 में आया नहीं, तो इसे अभी रहने दीजिएगा, जब आएगा
2023 का रिपोर्ट आएगा तो मैं इस पर कवर करूंगा। समावेशी विकास रिपोर्ट, तो याद रखना है यह भी आपको विश्व आर्थिक मंच द्वारा, सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आपको जारी किया जाता है, इसे कवर करना है। इसके संदर्भ में नोट याद रखना है क्या कि मानव जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार जारी किया गया है, जो UNDP संस्था द्वारा जारी किया जाता है उसके संदर्भ। मानव विकास सूचकांक पर भारत का रैंक 2020 में 130 है से गिरकर 2022 में 132 हो गया है। तो मानव यहाँ पर विकास सूचकांक है, ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक जो UNDP द्वारा जारी किया था उसमें रैंकिंग भारत की 132 है 2022 में। याद रखिएगा, यह फर्स्ट वीक 2023 में इसकी रिपोर्ट आई है, इसे याद रखना है आपको। यह आपको 2022 में भारत की रैंकिंग कितना है, भारत की रैंकिंग 2022 में आपको 132 है और 2020 में इसकी रैंकिंग 130 थी। तो याद रखिएगा 2 अंकों का गिरावट दर्ज किया गया है। अब उत्पादन के लिए भविष्य के लिए तैयारी रिपोर्ट अर्थात रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्शन रिपोर्ट, इसमें वैश्विक निर्माण सूचकांक भारत की रैंकिंग 30 है। तो देखिए इसमें 7 प्रकार के आपको सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, और भी बहुत से महत्वपूर्ण सूचकांक देखे जाते हैं, कभी कभी रिपोर्ट्स जारी किया जाता है, पर इस सूचकांक में कम से कम आपको किनका किनका नाम याद रखना है, जिसका रिपोर्ट याद रखना है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट का जो रैंकिंग है उसके संदर्भ में प्रतिस्पर्धा सूचकांक को याद रखना है। उसके बाद आपको एक सेकंड नीचे आता हूं मैं, मानव पूंजी, वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक है, इसको याद रखना है बस। उसके बाद आपको चीजों को बाद में इसको कवर कर लेना है, किसको, कहाँ गया, समावेशी जो विकास जो रिपोर्ट है, समावेशी विकास और विकास रिपोर्ट, तो इसे आप लोग कवर करिएगा। 3 रिपोर्ट कम से कम तो कवर होना ही चाहिए, बाकी चीजें रिकॉल करते रहिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं इन सब चीजों पर कवर हो गया, और जब भी इस पर संबंधित टॉपिक आएगा, रिपोर्ट आएगा विस्तृत, हम लोग उस दिन चर्चा कर लेंगे। चलिए, अब देखिए भारत सरकार जो है शहरी पुलिस को तेजी से बढ़ाने की जरूरत की गई है। अमित शाह के द्वारा DBG सम्मेलन जो वार्षिक रूप से सालाना वार्षिक सम्मेलन है उसमें ये बात कही है, और इस सम्मेलन का उद्घाटन आपको जो अमित शाह जो 25 वर्ष अमृतकाल के दौरान किया जा रहा है उसके संदर्भ में बातें की गई है। पहले क्या था, चुनौतियां पुलिस के सामने आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे क्षेत्रीय समस्याएं थी। अब क्या हुआ, साइबर अपराध, डाटा संबंधी अपराध बढ़ गए, विस्तृत रूप हो गए, और इसकी दिन प्रतिदिन इसकी जो अपराध की श्रेणी है वो कहीं ना कहीं आपको और भी संदिग्ध होती जा रही है। तो ये सब समस्याओं को लेकर आपको क्या है, सम्मेलन किया गया है, जिस पर विषय दिए गए हैं। तो याद रखना है, बहुत से कॉन्सेप्ट को बात की गई है। शहरी पुलिसिंग की बात की, पद्धति को बदलना है, पुलिस के कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, नई तकनीक को लेस करना है, पुलिसिंग के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना, आम जनता के अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये सब मुद्दे हैं, तो आपको बस याद करना इनके मुद्दे कौन कौन से, इसको नोट डाउन कर लेना पॉइंट वाइज, ठीक है। इसके पूर्व के क्या समस्याएं थे, वर्तमान में कौन कौन सी पुलिस के सामने समस्या है, और मैंने आपको पहले भी पुलिस सुधार में बातें चर्चा कर चुका हूँ, ये सब चीजें, तो उसी से जोड़कर देखना है। और यह जो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह है वो पुलिस के जो महानिदेशक वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे नई दिल्ली में, वहां पर इसकी बात की गई, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे श्रीलंका को ऊर्जा के केंद्र बनेगा, मदद करेगा भारत। तो भारत, मैंने भी कल आपको बताया था, कल का वीडियो एनालिसिस किया था, भारत सहयोग करने वाला गारंटी ले रहा है। तो ये सब चीज़ें अब अपडेट भारत श्रीलंका के मुद्दे के संदर्भ में ये सब अपडेट रखना है कि कब क्या बोला गया है, ताकि एग्जाम में ना ये सब चीज़ों को आप पुट डाउन कर सके, ताकि कवर किया जा सके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, मिस्र को चाहिए भारतीय गेहूं, तेजस और आकाश मिसाइल। तो ये आर्टिकल आपको, ये चीज़ें आपको, न्यूज़ है ना, आपको आने वाले समय में काम देगा, PT के स्तर पर और कहीं ना कहीं मेंस के स्तर पर, क्या का या तो इंटरव्यू का स्तर पर भी काम दे सकता है। देखिए, इसके संदर्भ में मैंने पहले भी आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि क्यों भारत अपने अपने जो जो मिसाइल तकनीक है या तो रक्षा प्रौद्योगिकी है उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर, उसके पीछे यही है कि हम वैश्विक नेतृत्व इसको दे सके, विश्व में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं,
रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उसे हम लोग बेच सके, उससे अर्जित आय प्राप्त कर सके, है ना, डॉलर प्राप्त कर सके, और उसके बाद हम लोग चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से कर सके। देखिए यहाँ बात की गई है क्या, कि आपको पता ही होगा कि 24 जनवरी को मिस्र के जो राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी वो आने वाले हैं, और 26 जनवरी को ये मुख्य अतिथि के तौर पर भी रहेंगे, है ना। आपको पता ही है, सभी को पहले भी न्यूज़ कवर किया था। तो इसके बाद दुनिया के विकासशील देशों अगुआ बनने का जो दम ठोकने के बाद भारत निर्गुट आंदोलन सहयोगी रहे, इस देश का मांग सहानुभूति विचारपूर्वक लगा। क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू के काल में जब मिस्र गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो बिगुल बजाए थे, उसमें मिस्र है ना विकासशील देशों का अगुआ का या अपना वर्चस्व बनाए हुए था। बोलता था कि मैं विकासशील देशों का क्या हूँगा कि अगुआ बनूंगा, हम दो गुट में नहीं जाएंगे, अमेरिकी गुट और रूसी जो गुट था, यूएसएसआर गुट था, उसमें नहीं जाएंगे, एक स्वतंत्र निर्गुट संस्था बनाएंगे और जितने भी विकासशील देश है उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसी बात शुरू में मिस्र के द्वारा कहा जा रहा था। पर वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ डाटा याद रखना है। इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार 20 अरब डॉलर हो गया, घटकर 20 अरब डॉलर, जो अभी 34 अरब डॉलर हुआ था, जो अभी हाल ही में 34 अरब डॉलर, जो काफ़ी कम है, याद रखिएगा 20 अरब डॉलर। और महंगाई दर वहाँ 20% के आसपास है, पाकिस्तान में 25% है, सोचिए देखिएगा। तो चीज़ें आपको समझने की जरूरत है कि मिस्र किस स्थिति से गुजर रहा है आने वाले समय में। अगर इसे अभी नहीं सुधारा गया, अभी चीज़ों पर नहीं अमल किया गया, जो भी समस्या है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये भी कुछ ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए जहां पर पाकिस्तान के हालिया घटनाक्रम है, अर्थात वहां पर विदेशी मुद्रा भंडार कम है, जिससे वो वस्तुएं नहीं खरीद सकता, लोग भूखे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ भी मुद्रा स्थिति जो है 25% के आसपास है, यहाँ पर 20% है मिस्र में। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि रूस यूक्रेन के गेहूं के लिए निर्भर था भारत के साथ, अब ज़्यादा यह मांग कर रहा है कि हमें गेहूं ज़्यादा आपूर्ति करो, क्योंकि रूस यूक्रेन के बाद स्थितियां बहुत बद से बदतर होती जा रही है वैश्विक तौर पर। तो भारत के पास अतिरिक्त रहता है गेहूं, तो इसके लिए यह मांग डिमांड कर सकते हैं। साथ ही साथ 61,000 टन गेहूं पिछले वर्ष भारत ने भेजा था मिस्र को, ये आंकड़ा याद रखिएगा। और साथ ही साथ मिस्र हॉस्पिटल, पर्यटन, आईटी, रिन्यूएबल सेक्टर में भारत कंपनियों को लुभाने की कोशिश में संकेत दिए हैं, तो हो सकता है नए नए एस्पेक्ट खुलेंगे। साथ ही याद रखना है कि मिस्र जो है क्या कर रहा है, युद्धक विमान तेजस और आकाश का भी डिमांड कर सकता है, तो भारत इसका लाभ ले सकता है और वैश्विक नेतृत्व के तौर पर, वैश्विक बाजार के तौर पर नए नए सेक्टर को खोल सकता है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। तो न्यूज़ में एनालिसिस में आपको ये सब चीज़ सीखनी चाहिए ताकि हम इसका उपयोग कर सके। और भारत भी मिस्र का अहम रणनीतिक साझेदार है तौर पर देखने लगा है। मिस्र पूरी अरब लीग में सबसे नरमपंथी देश है। जितना भी अरब देश कंट्री है उसमें सबसे नर्म देश कोई है, अपने वैचारिक रूप से लोकतांत्रिक चीज़ों को समझता वो आपको मिस्र ही है। तो इसे आपको समझने की जरूरत है। अगर समूचे अफ्रीका पर उसका नरमपंथी से है और उसका असर समूचे अफ्रीकी कंट्री पर, जितना भी अफ्रीकी कंट्री है उस पर इसका धाक जमता है। इस सब चीज़ों को यह असर उस पर रखे हुए, इसलिए अगर मिस्र को हम लोग अपने फेवर में रखते तो अफ्रीकी कंट्रियों पे आसान हो जाएगा हमें अपने विदेशी नीतियों के संदर्भ में चीज़ों को कवर करने में। तो ये सब चीज़ों को याद रखना। मिस्र के पास स्वेज नहर और वैश्विक आर्थिक मंच की शक्ति बढ़ाने के जुटे भारत की इसकी जरूरत है। तो भारत को मिस्र की जरूरत है, मिस्र को भारत की जरूरत है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करेंगे तो बेहतर एक कल का निर्माण कर सकेंगे। तो इसे भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ों को आपको कवर कर लेना है ताकि आने वाले समय में इस सब का यूज़ आपको कर सके। हालांकि अभी कहीं नहीं मिलेगा, पर आने वाले समय में आपको। देखिए, जो महिलाएं सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं या तो मुझे बहुत से बाधाएं हैं, तो इनका आज आर्टिकल आप लोग पेपर में जरूर पढ़िएगा, खाली समय निकाल के जरूर आज पढ़िएगा। 15 साल बाद पूरा हुआ सपना, गणतंत्र दिवस के नौसेना दल में नेतृत्व करेगी दिशा अमृत। जो दिशा अमृत है वो पहले क्या 2008 में क्या सपना देखकर आई थी और क्या वो पूरा करने में कितनी कठिनाइयों का सामना किया, वर्तमान में आपको 15 साल 2023 में ये चीज़ें पूरी होने वाली है। तो देखिए किसी व्यक्ति के सपने के पीछे कितने साल का प्रयास लगा हुआ है, 15 साल का। और सपना क्या है, हम और आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, एसडीएम और डीएसपी बनना चाहते हैं, एक प्रशासनिक पद लेना चाहते हैं।
तो उसके लिए भी आपको उस हद तक जाके प्रयास करना होगा। हालांकि यहाँ इतना साल का वेट नहीं करना होगा, यहाँ पर 1 से 2 साल में चीज़ों को कवर किया जा सकता है अगर सभी चीज़ें सही से चली तो। नहीं तो आपको चीज़ों को इसके लिए तपस्या तो वैसे ही करनी पड़ेगी ना। इस आर्टिकल को आप सभी सभी लड़कियां देखिएगा, लड़के भी देखिएगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें प्राप्त की जा सकती है, सीखी जा सकती है। सब चीज़ों को आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए कुछ बातें यहाँ याद रखिएगा। राशि नहीं मिलने के से बिहार में विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान पर लगेगा ब्रेक, क्योंकि देखिए कुछ राशि आवंटित किया जाना था तो कम मात्रा में राशि आवंटित की गई बिहार को। तो ये सब आंकड़े जो होते हैं कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को बल दे देते हैं कि केंद्र सरकार ऐसा क्या है कि वित्तीय फंड इसे आवंटित नहीं करे। वित्तीय फंड नहीं होगा आवंटित तो फिर कैसे राज्य सरकार कार्य करेगी उच्च तक शिक्षा में। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की जरूरत है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। जो केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा है, जो रूसा, याद रखिएगा रूसा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा रूसा क्या होता है। इस पर मैंने पहले भी जब NEP आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें रूसा की मैंने चर्चा की थी विस्तृत तौर से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा। तो रूसा क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर दे देना है। चलिए, ये 2022-23 के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के इस अभियान में स्वीकृत 200 करोड़ के केंद्र सरकार अब तक उपलब्ध नहीं कराए। अर्थात इसमें 200 करोड़ का अप्रूवल किया गया था कि आवंटित किया जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा के लिए, पर इसे अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके तहत 280 करोड़ का खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया था विकास में, शिक्षा के विकास में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास में, शोध में, नवाचार को बढ़ावा देने हेतु। तो ये राशि बड़ी थी। इसमें बिहार सरकार अपने राज्यांश के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। तो 80 करोड़ बिहार को मिलने थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। ये सब चीजें ध्यान रखना। 21-22 में नहीं मिले हैं। 88 करोड़ 87 लाख रुपए केंद्रीय स्कीम के तहत बिहार को मिलना था, नहीं मिला है। उसमें आपको ध्यान रखना है 2021-22 में मात्र आपको कितना रुपया मिला है। प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए 145 करोड़ 22 लाख खर्च की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से केंद्र सरकार को आपको कितना दिया गया, केंद्र सरकार ने 92 करोड़ 22 और बिहार सरकार को 50 करोड़ खर्च करने थे, लेकिन महज आपको 6 करोड़ का ही राशि आवंटित किया गया। 6 करोड़ 45 लाख का। 50 करोड़ में अगर 6 लाख दिया जा रहा है, अप्रूवल मान लीजिए 7 लाख के आसपास दिया जा रहा है, तो फिर भी आपको 33 करोड़ आपको क्या है बिहार सरकार को देना। केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती, नैतिक जिम्मेदारी बनती, ताकि शिक्षा को बेहतर किया जा सके बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए। तो देखिए फंड नहीं मिलने से क्या क्या प्रभावित होंगे। प्रभावित कार्य क्या होगा, शोध से संबंधित संस्थागत विकास का ठप होगा। प्रयोगशाला और पुस्तकालय संबंधी आधुनिकीकरण का जो कार्य हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुकेगा, ब्रेक होगा। उस शिक्षा में कौशल विकास, उन्मुखीकरण और नामांकन जैसी विधि पर असर पड़ेगा। राज्य शिक्षा जो संस्थान है उस शिक्षण संस्थान के मानकों को तय करने में परेशानी होगी। अकादमिक मूल्यांकन, प्रतिष्ठा शिक्षा संस्थान आवश्यक जो खर्च होते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। राज्य स्तर पर शिक्षा नियोजन, अनुश्रवण कार्य, संस्थागत ढांचा निर्मित परेशानियां और भी बहुत से परेशानियां होंगी। साथ ही साथ आपको प्रशासनिक तंत्र भी जो उच्चतर शिक्षा अकादमियों के लिए है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। कुल मिलाकर पैसे न मिलने के वजह से आपको प्रशासनिक, शैक्षणिक और उसके जो वातावरणीय एस्पेक्ट है विश्वविद्यालय के, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के, वो सभी प्रभावित होने वाले हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। बार बार प्रपोजल भेजिए तो चीज़ों को समझेगी। देखिए कि यहाँ पर अंडरलाइन करना मैं भूल गया हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज जो ट्रैक है, दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन पावर से चलने वाली ट्रेन। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी इस पर कुछ न्यूज एनालिसिस किया था, इसको याद रखना है। वर्ल्ड हेरिटेज जो कालका शिमला रूट है, याद रखिएगा, कालका शिमला रूट पर अब देश में जुड़ी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो इसे PT फैक्ट के तौर पर याद रखना है। और अब आप मुझे बताइएगा कालका जो है शिमला रूट है किन किन राज्यों से होकर जाती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है और इसका निर्माण कब हुआ है। ये सब पहले भी एक बार मुझे याद जहाँ तक आ रहा है मैंने इस सबको कवर किया था। तो कोशिश कीजिएगा, आप इसे जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए देखिए 2008 के यूनेस्को हेरिटेज साइट इसे दिया गया। चलिए ये सबको कवर कर लेना है, ये सब चीज़ों को
ये सब आप भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। देखिए, एक सभ्य समाज में हिरासत में मौत निष्ठतम अपराध माना जाता है, हाईकोर्ट के द्वारा, बम्बई हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर किसी व्यक्ति का हिरासत में मौत हो जा रहा है, किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाता है? आपको मौलिक अधिकार के टॉपिक में मैंने पढ़ाया भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा और देना भी चाहिए। तो अगर किसी के पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है तो कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए, इसी संदर्भ में क्या है, किसी व्यक्ति को आपको बम्बई हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया कि पुलिस इतना अपराध न कर दे, टॉर्चर इतना कर दे, व्यक्ति का स्पॉट डेथ हो जाए। उसी में महाराष्ट्र सरकार को पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि 40 लाख के मुआवजे की बात की गई थी, पीड़िता के द्वारा मांग की गई थी, 15 लाख दी गई। यहाँ याद रखिएगा, देखिएगा क्या हुआ था कि देखिए, फिर मेरे मित्र के द्वारा शुरू हो गई कहानी इनका। प्रदीप नाम का कोई व्यक्ति था, गन्ना काटने का काम करता था। वो नवंबर 2018 में जब ट्रैक्टर ले जा रहा था अपना कच्चा माल गन्ना लेके जाया, तो पुलिस ने उसे रोका और पुलिस कर्मियों से ने बज रहे गाने पर, इसे ट्रैक्टर में जो गाना लगाते हैं ड्राइवर लोग थोड़ा सा टेंशन दूर करने के लिए। तो होता है बहुत सी चीजें, इसके पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, पक्ष है, ठीक ना। तो ये अलग मुद्दा है, पर यहाँ पर बात यहाँ समझना है कि ट्रैक्टर मौजूदा अन्य लोगों की पिटाई शुरू कर दी, पुलिस कर्मियों के द्वारा इतना पीटा गया। तो जो ये प्रदीप है, उनकी मृत्यु हो गई उसी समय पर, मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिस पर केस चल रहा था, जिस पर 2018 के बाद सुनवाई हुई है, बम्बई हाईकोर्ट ने उसे मुआवजा दिया। तो उसी के संदर्भ में बातें की गई है। सभ्य समाज में निकृष्टतम अपराधों में से एक है हिरासत में मृत्यु, या हिरासत ही समझा जाएगा इसे ना। पुलिस लोग इसे पीट रहे थे, बहुत से लोग हिरासत में अब जेल में जाते हैं, रिमांड पर रखते हैं, लोग इतना मारते हैं, पीटते हैं इंक्वायरी के नाम पर कि उनकी मौत हो जाती है। ये सब चीजें समझने वाली बात है, केस स्टडी के तौर पर आप इसे यूज कीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है, महिला का बांझपन तलाक का आधार नहीं हो सकता है, और बांझपन के कारण शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रही पत्नियों का आपको छोड़ना मानसिक क्रूरता के दायरे में आएगा। तो याद रखिएगा, मानसिक क्रूरता के दायरे में अब आएगा अगर बांझपन के संदर्भ में कोई महिला को प्रताड़ित कर रहा है या उसे तलाक देने का कोई अर्जी दिया गया है। तो समझिएगा आप लोग, महिला को सशक्त बनाया जा रहा है, इस संदर्भ में भी आपको चीजों को देना है। चलिए, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, बस याद रखिएगा, इसको एक बार नज़र देख लीजिए, इस पर विशेष तौर पर जानकारी नहीं रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जूझ रहा है कुछ आंतरिक संगठन से। हमारे जब तक नहीं आएगा, हमारे पर जब तक सीमा विवाद का सीमा नहीं आएगा, हम उसको सहयोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार व्यापारिक सहयोग नहीं करेंगे, तो तब तक ये प्रश्न यहाँ से नहीं उभरेगा। हालांकि जानकारी होनी चाहिए एक पड़ोसी के तौर पर कि हमारे पड़ोसी देश में क्या घटना घट रही है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुछ नहीं है, मुद्रास्फीति के बारे में बताई गई है, आंकड़े क्या उभर कर सामने आए। 25 मुद्रा अफगानिस्तान के साथ जो सेना, अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिका कोई खास दिलचस्पी पाकिस्तान में नहीं रही। तो और मामला, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब तक पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी मुद्दा रहा है, तब तक वो पाकिस्तान को यूज करता रहा है, क्योंकि बैकडोर से उसे यहाँ से हथियार निर्यात करने थे उसे अफगानिस्तान में। इसलिए पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका उस दौर में समर्थन करता रहा, आपको मुद्राएं देती रही, कर्ज देता रहा और भी तरीके से मदद करता रहा। पर जैसे ही वहाँ से वापसी लेता है, तो अमेरिका अब उसको उस एसेट को देने से आनाकानी करने लगा है, तो नहीं के बराबर दे रहा है। तो देखिए, समस्या यहीं से उत्पन्न हो जाता है। किसी देश को जब फ्री में घी खाने का आदत पड़ जाए ना, तो समस्या ऐसी ही हो जाएगा। तो समझ के देखिएगा, इसे घी मिल रहा था बिना मेहनत किए हुए घी, मेहनत कीजिए, घी लीजिए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको देश में क्या करना होगा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, रोजगार देना होगा, लोगों को लोकतांत्रिक रूप से ना सबल बनाना होगा, ताकि वो वैश्विक नेतृत्व कर सके। तो जाके ना आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो आप है क्या, आतंकवाद करते हैं, आतंकवाद गोला बारूद लेते हैं, गोला बारूद। सोच के देखिएगा कि यह केवल भारत के मुद्दे को अगर समाप्त कर दे ना, भारत के मुद्दे को समाप्त कर दे कि हाँ, कश्मीर का मुद्दा
10 साल के लिए केवल ड्रॉप आउट कर दे, 10 साल के लिए, तो ये बेहतर तरीके से है ना उभर कर सामने आ सकता है। पर ये नहीं करेगा ना, क्योंकि डीएनए निर्माण में ही इसकी फॉल्ट हो चुका है। बिना फीस का वकील बनता है, बिना फीस का वकील बनना चाह रहा है। बहुत से मुस्लिम राष्ट्र है कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन में रहते हैं, पर ये बिना फीस का वकील बन रहा है इसलिए कि हम वहाँ के नेतृत्व करता है, हम उसे आज़ाद कश्मीर बनाएंगे, फलना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें बोलता है, जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक रूप से यह असंगत है। अगर भारत चाहेगा तो 1 मिनट में वो जमीन ले सकता है, पर भारत वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाना चाहता है। और देखिए जब लेना चाहेगा ना, ना रूस चीन कुछ करेगा, ना पाकिस्तान कुछ करेगा, ना यूएन कुछ कर पाएगा। पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगा, इसलिए भारत ये नहीं करना चाहता। इसके संदर्भ में समझिएगा कि भारत के संदर्भ में अगर वैश्विक नेतृत्व इस प्रकार से संगठन कार्य कर रहा है, जब वो लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए भारत सजग हुआ, सबल हुआ ना, वर्तमान का 5 वैश्विक नेतृत्वकर्ता देशों में आता है इकोनॉमिकल रूप से, और भी हम तीसरे में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो पाकिस्तान समझिएगा क्यों ऐसा रह गया, इसके पीछे यही है कि इसने उन रास्तों को चुना है जहां से हमें बहुत इजी वे से पैसे प्राप्त हो जाए, मलाई हमें है ना तो तुरंत मिल जाए। अब चीन किसी मुद्दे पर दे रहा है, अमेरिका किसी मुद्दे पर दे रहा है, अब ये नहीं समझ रहा है उसका स्ट्रेटजी पार्ट क्या है। अब सीपेक के माध्यम से उसे पैसा दे रहा है, कर दे रहा है, और वो अपने अपने लोगों को वहां पर इंपोर्ट करता है, काम कराता है। यहाँ के लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। मान लीजिए पाकिस्तान में सड़क बना रहा है चीन ना, जितने सड़क में लगे लोग हैं वो चीन से इंपोर्ट करके लोग चीनी कंपनियां लाता है, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेता ही नहीं, लोकल लोगों को अधिक संख्या में रखता ही नहीं, तो यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, सोच के देखिएगा। सरकार तो क्या कहते हैं, कंपनी जो चीन की जो कंपनी है, सरकार है, चीन की सरकार है, वो पाकिस्तान की सरकार से एग्रीमेंट कर रही है ना, इससे आम लोगों के पास आय कैसे आएगा, आय तो आएगा नहीं। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो अतिरिक्त खर्च में करे हुए हैं। सोच के देखिएगा, देश कर्ज में डूबा हुआ देश है ना, अपने अपने जो भी संसाधन उसको बेच रही है, और इसका बड़ा बड़ा डेलीगेशन चीन का दौरा कर रहा है, बहुत जगह दौरा कर रहा है। एक व्यक्ति भी जा सकता है, 2 व्यक्ति भी जा सकता है। कुछ ऐसे डेलीगेशन अपने पार्ट से जो रख रखाव है उसको कम किए जा सकते, तो ये सब नहीं करके आम जनता उसकी असहमतियां व्यक्त कर रही है। तो ये सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। बस इतना ही याद रखना है कि वर्तमान जो स्थिति है पाकिस्तान का, उसके पीछे उसके रणनीतिक कमजोरियां हैं, रणनीतिक गलतियां हैं, जिसके कारण वो ऐसी स्थिति में आया है। नहीं तो समस्याएं कहीं इससे इतर हो जाएगा। सोच के देखिएगा, आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो पाक के पीएम थे उनके द्वारा बोला गया कि हमने युद्ध से कुछ सबक लिया है। जो युद्ध हुआ है, बांग्लादेश अलग हुआ है, उस युद्ध से हमने कुछ सबक लिया है और हम उसको सुधारना चाहते हैं, बेहतर तरीके रिश्ते अपनाने। तुरंत विदेशी मंत्रालय से बयान आता है कि हम 370 जब तक नहीं हटेगा तब तक हम इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे। तो भाई क्या मैं बोलूं, अब विचार करिए आप लोग। भारत भी अपने स्तर पर सही है, ये तो विश्व में चमकता सितारा बन रहा है, आप क्या बन रहे हैं आप स्वयं तय कीजिए। इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है और आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक न्यूज होगा, बस डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत में हुई क्रांति। लगातार इस पर आपको न्यूज एनालिसिस होता रहा है कुछ दिनों से, बार बार हम लोग इस पर चर्चा की, डिजिटल संदर्भ में किस प्रकार से विकास हुआ, किस प्रकार से हम लोग तकनीक को डेवलप किए, इन सब चीज़ों पर बात हो रहा है ना। तो दिसंबर 2022 तक भारत में लगभग 1500 अरब रुपये का लेन देन डिजिटल माध्यम से, सोच के देखिए 1500 अरब रुपया लेन देन में डिजिटल मुद्रा में हुआ है, जिसमें यह लेन देन सिर्फ 1 वर्ष में है, ध्यान रखिए, सिर्फ 1 वर्ष की बात हो रही है। यह लेन देन अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में हुए कुल डिजिटल से कहीं ज्यादा है। सोच के देखिए किन देशों से, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, 4 जो महत्वपूर्ण राष्ट्र है जो विकसित श्रेणियों में आते हैं, उन राष्ट्रों की कुल मिला दिए जाए हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, डिजिटल लेन देन में, तो हम लोग उससे कहीं अधिक है। तो सोच के देखिएगा। अब छोटे छोटे जो देश हैं जो अपने आप को बहुत डिजिटल बोलते हैं, तो वो सब अपनी स्थिति समझ लीजिए। विश्व में जो लोग हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि अमेरिका का फेडरल बैंक ये रिपोर्ट दिया है, क्या दिया है कि जल्द आप इस पर कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो समस्याएं कुछ और ही हो जाएगी। वैश्विक तौर पर भारत है ना इन सब मुद्दों पर डिजिटली, हम लोग वैसे भी आईटी सेक्टर हम लोग का बेहतर है, तो हम है ना डिजिटली इस पर कंट्रोल अपना
बनाएंगे और जो विश्व के जो डिजिटल लेन देन में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में जाने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको सोच के देखिए, एक स्पोर्ट से हम किसी भी बैंक में भेज सकते हैं पैसा, किसी भी क्यूआर कोड को रियल टाइम पर जनरेट कर सकते हैं, इतना हम लोग फैसिलिटी डेवलप करवा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसी के संदर्भ में डिजिटल लेन 2016 में लॉन्च जो यूपीआई सबसे बड़ा लोकप्रिय माध्यम बन गया है, यूपीआई जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च किया था। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, इसकी शक्ति क्या है और इसका गठन, तो वर्तमान में इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे कौन होंगे ये भी आप लोग बताइएगा। ये सब चीज़ें साइड बैंक से आप लोग कवर कर सकते हैं, ज़्यादा इस पर जोर देने की जरूरत नहीं, गूगल सर्च मारिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा आपको मिल जाएगा। चलिए इसी तरीके से आज का न्यूज एनालिसिस समाप्त होता है, कल फिर हम लोग मिलते हैं नए एक न्यूज एनालिसिस के साथ। ओके, कल संडे, कल हम लोग रेस्ट करेंगे कल, ताकि आपको जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस पर कवर कर लिया जाए और चीज़ों को कवर करके हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मंडे को हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।